सभी मित्रों को राम राम। तो आइए छोटी छोटी विधि ज्ञान के साथ साथ हम भारतीय न्याय संहिता को देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। तो भारतीय न्याय जो संहिता जो है 2023 जो है 2023 में इसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है। तो जैसे दिखाया गया है भारतीय यानी कि BNS भारतीय न्याय संहिता धारा 303, इसके बारे में आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक केस से। ठीक है। तो केस से हम शुरू करते हैं। एक केस था, स्टार्टिंग केस से करते हैं। कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, कोई व्यक्ति ये है, तो उसके जो खेत जो है उसके खेत में एक पेड़ खड़ा हुआ है। ए के खेत में पेड़ खड़ा है और बी उस पेड़ को ले जाना चाह रहा है ए की बिना सहमति के। ठीक है। तो बी जो है उस पेड़ को काट देता है इस आशय से कि इसको ले जाएगा। तो बी ने जैसे ही पेड़ को काटा तो उसने क्या किया? तो ये बात आती है कि बी ने जैसे ही पेड़ को काटा तो उसने क्या किया? चोरी की है। ठीक है। बी ने क्या किया? बी ने किया चोरी। तो केस को लिखते हैं ये और फिर छोटी छोटी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। केस केस से ही हमको ये समझ में आएंगी। आइए ये ले लिया पेन। आइए केस केस है। केस कैसे है? ये है कोई, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है। ये कोई व्यक्ति के बिना ये के कब्जे में से एक पेड़ यानी कि एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से ये की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को कह काट लेता। ये कोई व्यक्ति है तो इसकी बिना सहमति के ये कोई व्यक्ति है जिसकी बिना सहमति के बिना सहमति के बिना सहमति के ये के कब्जे में पेड़ है, ये के कब्जे में यानी कि ये की जमीन के ऊपर पेड़ लगा हुआ है, ये के खेत में पेड़ लगा हुआ, कब्जे में वृक्ष लगा हुआ। ठीक है। तो कोई व्यक्ति है क, ठीक है, क नाम का व्यक्ति ये की बिना सहमति के बिना सहमति से सहमति के बेईमानी से
बेईमानी से लेने, पेड़ लेने की आशय से लेने के आशय से आशय से भूमि पर लगे हुए पेड़ को काट लेता है। लगे हुए पेड़ को काट लेता है। काट लेता भाई, ठीक है। यहां जो है ये कै, इसने क्या किया, चोरी का काम किया। चोरी का काम किया, किसने किया, कै ने, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, उसके खेत के अंदर एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। अब उस पेड़ के ऊपर निगाह पड़ती है किसकी, कै की। कै का आशय ये था कि ये जो ये के खेत में जो पेड़ लगा हुआ है, जो ये की कब्जे में है, इसको ये की बिना सहमति के बेईमानी से पेड़ को काट लेता। जैसे ही कै पेड़ को काटता, उसने क्या किया, चोरी किया, क्योंकि ये की सहमति नहीं थी। तो इसमें दो बात आई, एक तो बेईमानी से, एक बिना सहमति के। बात नंबर तीसरी थी, ये के कब्जे में था, जिस व्यक्ति के कब्जे में है, ठीक है। तो इसमें तीन बातें आ गई, एक तो बिना सहमति के, एक बेईमानी से, और एक जिसके कब्जे में है वहां से हटाना क्या होगा, चोरी होगा। तो कै ने क्या किया है, चोरी का काम किया है। और चोरी के लिए जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें धारा है 303। 303, ठीक है। आइए अब आगे शुरू करते हैं। तो ये के खेत में एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर निगाह पड़ी किसकी, कै की। कै ने ये की बिना सहमति के, बेईमानी से, यह के कब्जे में जो पेड़ लगा हुआ था उसको काट लिया भूमि से, ठीक है। जैसे ही कै ने भूमि से पेड़ काटा, कै ने क्या की, चोरी की, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं चोरी की परिभाषा, देखते हैं क्या है। धारा 303 क्या कहती है। धारा 303 चोरी हुई। धारा 303 चोरी। चोरी के बारे में बोलती है धारा 303, परिभाषा देखते हैं इसकी। चोरी किसे कहते हैं ये देखते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, जो कोई XYZ कोई भी हो, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है, ठीक है। चोरी क्या है भाई, किसी कोई भी व्यक्ति के कब्जे में कोई वस्तु है, संपत्ति है। संपत्ति कौन सी, चल संपत्ति। चल संपत्ति कौन सी है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, ठीक है। जैसे धन, घोड़ा, गाड़ी, जो भी है चल संपत्ति एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सकती है, उसको बोलते हैं चल संपत्ति, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना, यानी कि उसकी सहमति नहीं है, उसे पूछा ही नहीं, उससे बिना पूछे हुए ले गया। सहमति का मतलब है कि उससे पूछा ही नहीं, और नहीं उसने ऐसे की थी कि तुम ले जाओ, ठीक है। सहमति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए
वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए अटाता है। ठीक है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। आइए चोरी की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, जो कोई कोई भी हो भाई, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, यानी कि उस व्यक्ति का कब्जा है उसके ऊपर, कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, एक मिनट रुकना, सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने के आशय से, लेने का आशय, उसको ये लगे कि ये लेना है मुझको, रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है। ठीक है, हटाता वह क्या करता है भाई, चोरी कहलाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, यह थी भाई चोरी की परिभाषा। क्या थी इसमें, कितनी चीजें निकल के आई, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, यानी कि उस जगह से हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो यह थी चोरी की परिभाषा। धारा कौन सी इसमें, धारा 303। धारा 303 में चोरी की परिभाषा। ठीक है, अब धारा 303 में ही कुछ स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, कि चोरी के अंदर कौन कौन से स्पष्टीकरण है, 5 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। फिर इसके बारे में एक आधा केस देखेंगे और फिर इसके बारे में जो सजा जो है वो देखेंगे कि कौन सी सजा होती है। ठीक है, और फिर इसके आवश्यक तत्व जो है वो देखते हैं। आइए 5 स्पष्टीकरण देखते हैं। इसके स्पष्टीकरण, धारा 303 चोरी। ठीक है, तो बात नंबर 1, जब तक कोई वस्तु भूबंध रहती है, यानी कि भूमि से जुड़ी हुई है, चल संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती है। ठीक है,
किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक हो जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। पहला पॉइंट यह है, कोई भी वस्तु जो भूमि से जुड़ी है, कोई वस्तु जो भूमि से जुड़ी है भाई, भूमि से जुड़ी है, चोरी का विषय नहीं है भाई, चोरी का विषय विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चल संपत्ति नहीं है, क्योंकि चल संपत्ति नहीं है। चल संपत्ति नहीं है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती। ठीक है। किंतु जैसे ही वो भूमि से अलग होती है, जैसे ही भूमि से अलग होती है, एक मिनट रुकना, सॉरी, जैसे ही भूमि से अलग होती है, भूमि से अलग होती है, अलग होती है, चोरी का विषय बन जाती है भाई, चोरी का विषय बन जाती है। विषय बन जाती है। तो ये भूमि से जुड़ी, ये क्या मतलब? इसका मतलब अगर भूमि के ऊपर कोई पेड़ लगा हुआ है तो वो भूमि के से जुड़ा हुआ है। ठीक है। भूमि में कोई खंभा गड़ा हुआ है तो वो भूमि से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो अचल संपत्ति है, चल नहीं सकती इधर उधर। जैसे ही वो भूमि से अलग होती है, इसलिए वो क्या है? चोरी का विषय नहीं है। लेकिन जैसे ही वो भूमि से अलग होती है, यानी कि पेड़ को काट लिया, काटते ही वो क्या बन गई? चोरी बन गई। किस आशय से काटा? ले जाने के लिए तो काटा है। जैसे पेड़, जैसे पेड़ या कोई भूमि में गड़ी हुई वस्तु, ठीक है। लेकिन जैसे वो भूमि से अलग होती है तो चोरी का विषय बन जाती है। जब तक भूमि के ऊपर है, भूबंध है, तब तक वो चोरी का विषय है नहीं। दूसरी बात देखते हैं हम, धारा 303 चोरी। बात नंबर 2, दूसरा स्पष्टीकरण देखते हैं। हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। अगर वस्तु को हटा दिया जाता है, हटाना शब्द, जो कोई वस्तु अगर वहां से हटा दी जाती है, चोरी में हटाना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया, ठीक है, जिससे पृथक्करण किया गया, चोरी हो सकेगा। ठीक है। अगर कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान हटा दिया जाता है और आशय यह है कि उसमें जिस भूबंध पर वो है, जिसके कब्जे में वो भूबंध पर है, यानी कि भूमि जिसके कब्जे में है उसकी सहमति नहीं है, तो हटाना क्या हुआ? चोरी होगी। ठीक है। स्पष्टीकरण नंबर 3 देखते हैं। हटाना किसको हटाना? वस्तु को हटाना सहमति के बिना। सहमति के बिना चोरी होगी। सहमति किसकी? जो मालिक है उसका। स्पष्टीकरण नंबर 3 देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है,
ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी चीज को हटाता हुए, यह कहा जाता है कि जब वह बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है जब वह वास्तव में उसे हटाता है। ठीक है, स्पष्टीकरण नंबर 4 क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा, नहीं, स्पष्ट नंबर 3 है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कार्य करता है, कोई चीज को हटाता है वही कोई व्यक्ति, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है। यानी कि उसमें कोई बाधा लगा लो, कोई मैज है और मैज बंधा है जंजीर से, ठीक है, और जंजीर बंधी है किससे, कोई खंबा उससे, ठीक है, यानी कि मैज बंधा है, मैज बंधा है किससे, जंजीर से, ठीक है, और जंजीर बंधी है किससे, किसी खंबे से, खंबे से। अब मैज कैसे हटे, मैज हटे, जंजीर हटे तब, और जंजीर कैसे हटे, जंजीर हटे खंबा पटे तब। लेकिन चुराना किसको है, चुराना तो मैज को है, तो खंबे को क्यों हटाए, इसलिए जंजीर को हटाए। ठीक है, तो नंबर स्पष्टीकरण 3 में बोलता है कि जब बाधा हटाई जाती है, बाधा क्या है यहाँ पे, बाधा जंजीर, ठीक है, बाधा को हटाता है, यह कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसे प्रत्येक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई, जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है। तो दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी है, खंबा, बीच में बाधा है, और इस साइड को ना मैज, चुराना किसको, चुराना मैज को है। लेकिन मैज ऐसे चुरे नहीं, तो ये किसी किसको हटाए, जंजीर को हटाए। और ये क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में क्या है, इस तरफ खंबा है, बीच में जंजीर है, और इस तरफ मैज है, चुराना मैज को है, तो बीच में बाधा कौन बनी हुई है, बाधा जंजीर बनी हुई है। तो किसको तोड़ेगा, पहले जंजीर को तोड़ेगा, तब जाके मैज चुराएगा। ठीक है, तो ये तीसरा स्पष्टीकरण, अगर जंजीर तोड़ दी और बीच में कोई आ गया तो ये भी क्या मानी जाएगी, चोरी मानी जाएगी। ठीक है, स्पष्टीकरण नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसे प्रत्येक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। ठीक है, स्पष्टीकरण नंबर 4 क्या कहता है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, और उसके पास कोई साधन है, कोई पिकअप मान लो, पिकअप उसके पास, ये पिकअप के द्वारा किसी जीव जंतु की, यानी कि भैंस को मान लो, भैंस को हटाता है भाई, कहां से हटाता है, हटाएगा कहां से, जिसके वो कब्जे में होगी, ठीक है, वहां से हटाएगा, ऐसे तो हटा ही नहीं सकता, या खोल के हटाए। ठीक है, तो जीव जंतु का हटाना कारित करता है, तो ये भी क्या, चोरी है।
उस जीव जंतु को हटाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसी प्रत्येक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। ठीक है, तो जीव जंतु जब हटाया जाएगा तो क्या करेगा, एक तो जो बेल है उसको हटाएगा, जीव जंतु जिससे बंधा होगा उसी से तो हटाएगा। अगर लगा लो उसने भैंस खोल ली और रात को कोई जग गया तो ये भी क्या चोरी है, चोरी कर रहा था लेकिन पहले ही था गया। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण नंबर 4 है। आगे स्पष्टीकरण नंबर 5, यानी कि उसमें अगर कोई गाड़ी भी शामिल है, ठीक है, और गाड़ी के अंदर भैंस को डाल लिया तो इसने क्या की है, चोरी की है, इसमें गाड़ी भी इन्वॉल्व। पांचवा स्पष्टीकरण क्या बोलता है, धारा 303 में वर्णित संपत्ति अभियुक्त हो सकती है, अभिव्यक्त हो सकती है वही संपत्ति, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति जो द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त प्राधिकार रखता है दी जा सकती है। ठीक है, नंबर 5 में ऐसे बोल रहा है कि संपत्ति को दिया भी जा सकता है, किसके द्वारा, या तो जो जिसके पास संपत्ति का कब्जा है, ठीक है, संपत्ति का कब्जा भाई, वो किसी व्यक्ति को दे जाए, ठीक है, कि इसको तू रख, कुछ दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, ठीक है, ये व्यक्ति इसके पास एक प्लेट है, ठीक है, और ये बी को दे देता है, ठीक है, कि कुछ दिन के लिए रख। अब इसका मालिक कौन होगा, अब तो बी है, ठीक है, तो ये बी जो है सी को दे सकता है। ठीक है, ये है नंबर 5वां स्पष्टीकरण, ये चोरी नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ केस हैं, एक दो केस हैं वो देखते हैं इसके बारे में, चोरी के बारे में कुछ केस हैं, आइए देखते हैं केस। तो वो जो गाड़ी वाला जो था स्पष्टीकरण नंबर 4, उसी के ऊपर देखते हैं। कह अपनी जेब में कुत्ते के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है, कोई कुत्ता है किसी बी का, ठीक है, तो कह कोई व्यक्ति है वो अपनी जेब में कुत्ते को ललचाने वाली वस्तु रखता है, और इस प्रकार ये कि कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, वो चीज दिखाता है उसको, तो जो चीज होगी उसके पीछे तो कुत्ता जाएगा ही। ठीक है, तो कुत्ते को क्या किया है, उत्प्रेरित किया है किसने, कहने। यहां यदि कै का आशय यह की संपत्ति के बिना यह के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो जैसे ही यह के कुत्ते ने कै के पीछे चलना आरंभ किया, कै ने चोरी की है भाई। ठीक है, सीधी बात है। ठीक है, केस देखते हैं, केस केस क्या है, कै अपनी जेब में ऐसे मान लो कुत्ते को ललचाने वाला बिस्कुट रखा है, जेब में बिस्कुट है, ठीक है, बिस्कुट है, और बिस्कुट देखता कौन है, कुत्ता देखता है, कुत्ता। अब कुत्ता जैसे ही बिस्कुट देखता है तो कुत्ता किसका है, कुत्ते का मालिक है,
कुत्ते का मालिक है कौन है? ख। ठीक है, तो ख की संपत्ति क्या है? कुत्ता। अब क क्या करता है? कुत्ते को बिस्कुट दिखाता है क्योंकि उसकी जेब में रखा हुआ है। और इसमें ख की क्या है? सहमति नहीं होती। ठीक है, क की सहमति के बिना ही कुत्ते को बिस्कुट दिखा देता है और कुत्ता क के पीछे पीछे चलना आरंभ कर देता है। ठीक है, और क का आशय क्या है कि कुत्ते को लेना है, लेकिन बिना सहमति के। किसकी बिना सहमति के? ख की। तो कुत्ता पीछे पीछे चलना आरंभ कर देता है। जैसे ही कुत्ता बिस्कुट देखता है, क के पीछे 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 चलना आरंभ कर देता है। तो अब ये क्या है? जैसे ही कुत्ता पीछे पीछे चलना आरंभ किया, कहने क्या की? चोरी की भाई। ठीक है, कहने चोरी की है। ठीक है, क्योंकि कुत्ते को उत्प्रेरित किया है। कुत्ते को कहने बिस्कुट दिखाकर उत्प्रेरित किया भाई, यानी कि अपनी ओर आकर्षित किया है। ठीक है, इसलिए कुत्ता पीछे पीछे चला है। और कै की मनसा क्या है कि कुत्ते को लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये चोरी हो गई। ठीक है, कुत्ता लालच में आ गया। और वस्तु और संपत्ति किसकी थी? संपत्ति कै की थी। कै की सहमति नहीं है इसमें। एक और देखते हैं इसमें केस चोरी कौन सा है। मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल कै को मिलता है। यानी ये बैल है, उसके ऊपर उसके पीछे एक पेटी लगी हुई है जिसमें मूल्यवान कोई वस्तु। वो जा रहा है बैल, तो कोई कै नाम का व्यक्ति उसको देख लेता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में आंकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं ईमानदारी से बेईमानी से ले सके। जैसे ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, कै ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की हैं। ठीक है, कोई बैल जा रहा है, ठीक है, और बैल के ऊपर कोई संदूक लदी हुई है। अब कै ने संदूक देखी, कै को लगा कि हो सकता है इसमें कोई मूल्यवान चीज हो। तो कै ने बैल को हाँकना शुरू कर दिया दूसरी दिशा में। तो जैसे ही बैल दूसरी दिशा में जाना शुरू करता है, ठीक है, वैसे ही कै ने क्या किया? चोरी की। ठीक, अब एक और देखते हैं केस इसमें जिसमें चोरी ना होकर क्या है भाई? आपराधिक न्याय भंग। आइए देखते हैं। ये यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक कै को, जो एक उसका मित्र था, उसको दे देता है। ठीक है, कै उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहां वह प्लेट ये के कब्जे में नहीं थी। ठीक है, इसलिए वह ये के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और कै ने चोरी नहीं की है। उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। ठीक है, आइए ये केस देखते हैं।
ये चोरी नहीं है, आपराधिक न्यास भंग है। समझने की बात। क यात्रा पर जाता है, और अपनी सहमति के एक चांदी की प्लेट जो थी उसके पास, चांदी की प्लेट ए को दे देता है। दे देता है, दे देता है भाई, ठीक है। और बोलता है कि मैं वापस आके ले लूँ। अब ए क्या करता है, ए उस प्लेट को, ए प्लेट को एक सुंदर को बेच देता है, एक सुनार को बेच देता है। क्या ये चोरी होगी? नहीं, यह चोरी न, यह चोरी न होकर यह चोरी न होकर आपराधिक न्यास भंग है भाई, ठीक है। चोरी क्यों नहीं है? क्योंकि कै ने ए को खुद कब्जा दिया है, ठीक है। अब ए ने सुनार को बेच दिया, ठीक है, तो चोरी कैसे हो गई? क्योंकि खुद कब्जा दे के ये गया था, इसलिए आपराधिक न्यास भंग है, चोरी नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक जो है, एक केस और बताते हैं आपको। केस है, कोई व्यक्ति है, उसके पास एक घड़ी है, ठीक है। वह घड़ी को, घड़ी खराब हो जाती है, घड़ी सुधारने के लिए वो क्या करता है, मरम्मत के लिए घड़ी साज के पास जाता है, और घड़ी साइज को क्या कर देता है, वो घड़ी दे देता है घड़ी सुधारने के लिए, ठीक है। तो घड़ी सुधारने के लिए दे देता है। अब जैसे ही वो घड़ी सुधरेगी तो उसका जो मूल्य है वो दे देगा वो व्यक्ति, किसको? घड़ी साइज को, ठीक है। तो घड़ी साइज की दुकान में वो व्यक्ति जाके घड़ी साइज से वो घड़ी छीन लेता है, ठीक है। तो घड़ी साइज से जैसे ही वो घड़ी छीनता है तो ये चोरी नहीं होगी, ये आपराधिक न्याय होगा, ठीक है। क्योंकि पीछे का कोई भी पैसा या ऋण है वो घड़ी साइज उसकी मांगता नहीं था, इसलिए आपराधिक न्यास होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चोरी के आवश्यक तत्व। चोरी की परिभाषा आपको बताई दी है। धारा 303 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी चल संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से किसी अन्य व्यक्ति के आधिपत्य में से यानी कि कब्जे में से उसकी सहमति के बिना उसे हटाया जाना या ले जाया जाना चोरी कहलाता है, ठीक है। आइए, चोरी के आवश्यक तत्व। चोरी होती है तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है, इस कारण के लिए वो चोरी बनती है। आइए लिखते हैं एक एक करके चोरी के आवश्यक तत्व। चोरी के आवश्यक तत्व। चोरी के आवश्यक तत्व। पॉइंट नंबर 1, बेईमानी
बेईमानी पूर्ण हास्य होना भाई, बेईमानी पूर्ण विचार होना आवश्यक है भाई, इसके बिना तो चोरी होती नहीं। ठीक है, चोरी का अपराध कारित किए जाने के लिए बेईमानी पूर्ण हास्य एक महत्वपूर्ण तत्व। सभी तत्वों के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति का आशय चोरी करने का नहीं है या बेईमानी पूर्ण आशय नहीं है तो चोरी नहीं मानी जाएगी भाई। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, बेईमानी पूर्ण आशय होना जरूरी है, अगर बेईमानी पूर्ण आशय नहीं है तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी। दो मित्र हैं, ए अपने मित्र ब के ग्रंथालय यानी कि जहां पे वो पढ़ता है उसके कमरे में जाता है और वह वहां पे है नहीं। ठीक है, तो वह वहां पे है नहीं, उसकी एक पुस्तक जो है पढ़ने के आशय से ले आता है। ठीक है, तो ये चोरी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो किस आशय से लेके आया पुस्तक, वो चुरा के नहीं लेके आया है, वो पढ़ने के आशय से लेके आया है कि पढ़कर वापस कर दो। क्योंकि ए का आशय चोरी करने का नहीं था, लेकिन जब एक व्यक्ति किसी लड़के से उसकी कुछ पुस्तकें छीन लेता है, ये है पॉइंट भाई। एक कोई व्यक्ति जा रहा है और उससे कोई व्यक्ति आके पुस्तकें छीन लेता है उस समय, जबकि वह स्कूल से बाहर निकल रहा था, और उस लड़के से यह कहता है कि जब वह उसके घर आएगा तो उसे उसकी पुस्तकें लौटा दी जाएंगी। यह विनिश्चित किया गया कि उस व्यक्ति ने चोरी का अपराध कारित किया है। ठीक है, ये पॉइंट। तो इसलिए बेईमानी पूर्ण हास्य होना आवश्यक है, अगर हास्य नहीं है तो चोरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, पहले में लड़का लड़का ए लड़का बी लड़की के रूम में रूम से एक पुस्तक ले आता है। पुस्तक ले आता है पढ़ने के लिए, लेकिन बी वहां पर नहीं है। चोरी नहीं होगी भाई, क्योंकि किसके लिए लेके आया, चोरी नहीं होगी, पढ़ने के लिए लेके आया। अब ए लड़का स्कूल से निकला भाई, स्कूल से निकला है, बी उसकी पुस्तकें छीन लेता है भाई। छीन लेता है, चोरी है भाई, क्या है, चोरी है। ठीक है, बेईमानी थी इसमें। और क्या बोला बी ने कि जब वह उसके घर आएगा तो उसे उसकी पुस्तकें लौटा दी जाएंगी। वह विनिश्चित किया गया कि उस व्यक्ति ने चोरी का अपराध कारित किया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक केस है, केस को तो लिखना जरूरी है। के एन मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है।
ठीक है। इस प्रकरण में वायुसेना, भारतीय वायुसेना के एक जहाज को अनधिकृत रूप से उड़ान भरने के लिए लिया था। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को चोरी का दोषी ठहराया। यानी कि कोई न्यायालय था वो यानी कि कोई हवाई जहाज था वायुसेना का, उसको अनधिकृत तरीके से बिना यानी कि आज्ञा के उड़ान भरने के लिए लिया। न्यायालय ने उसको क्या ठहराया? चोरी ठहराया। के एन मेरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसका ये मामला है। के एन मेरा, के एन मेरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के मामले में का मामला। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति था, उसने अभियुक्त था, अभियुक्त ने भारतीय वायुसेना के एक जहाज को अनधिकृत रूप से उड़ान भरने के लिए लिया था भाई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? इसको चोरी का दोषी ठहराया। ठीक है, लेकिन एक मामले में सड़क पड़े मत पत्थर। ठीक है, अब कोई रास्ते से जा रहा है, एक मामला और बता दूं आपको, कोई रास्ते से जा रहा है और वहां पे उसको मत पत्र मिल जाता है, जिसको पहचान पत्र बोलते हैं, जिससे वोट डालते हैं। ठीक है, और वह उसको उठा लेता है, तो क्या चोरी होगी? चोरी नहीं, ये तो उसको मिला है। ठीक है, चोरी नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें चोरी का आशय नहीं था, उसको खुद को मिला इसलिए उसने उठा लिया। ठीक है, तो इसमें बेईमानी पूर्ण आशय होना आवश्यक है चोरी में। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ऐसी संपत्ति का चल संपत्ति होना आवश्यक है। जिस संपत्ति को चुराया जा रहा है वो चल संपत्ति होना आवश्यक है। ठीक है, ऐसी संपत्ति को चल संपत्ति होना आवश्यक है। हाँ, ये चल संपत्ति कौन सी है? जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाए। ठीक है, चोरी केवल चल संपत्ति की ही हो सकती है, अचल संपत्ति की नहीं। चल संपत्ति से आशय ऐसी वस्तु या संपत्ति से है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके, वो चल संपत्ति। ठीक है, भूमि से लगी हुई सारी संपत्तियां अचल संपत्ति होती हैं, लेकिन जब उस वस्तु को भूमि से हटाकर या अलग करके ले जाया जाता है तो उसे चोरी माना जाता है। भूमि से पेड़ लगा हुआ ये अचल संपत्ति है, लेकिन उस पेड़ को काट दिया, काटते ही वो क्या हो जाएगी? चोरी का विषय बन जाएगी। तो काटा क्यों? उसने काटा है ले जाने के लिए, तो बेईमानी आशय से ही काटा होगा, इसलिए वो क्या हो गई? चोरी हो। उदाहरण है, एक उदाहरण बताते हैं आपको। स्पष्टीकरण एक का उदाहरण। ठीक है, स्पष्टीकरण एक में आपको बताया था, उसका ही उदाहरण है। ठीक है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है। ठीक है, धारा 303 एक, धारा 303 की उपधारा 1। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। खेत में उगी हुई घास अचल संपत्ति होती है, लेकिन ज्यों ही उसे काट दिया जाता है तो वह चल संपत्ति हो जाती है भाई। अब घास उगा रखी है खेत में, यानी गन्ना उगा रखा है, तो वो चल संपत्ति है क्योंकि भूबद्ध है। और उसको जैसे ही काट दिया जाता है वो क्या बन जाती है? चल संपत्ति बन जाती है। ठीक है, संपत्ति हो जाती है। और चोरी का अपराधकारी मान लिया जाता है। धारा 303 एक स्पष्टीकरण एक इस बात को स्पष्ट करती है, यानी कि धारा 303 की उपधारा 1 इस बात को स्पष्ट करती है। आइए आगे जो है उसको देखते हैं।
एक और उदाहरण आपके पास, मूर्ति चल संपत्ति होती है भाई, अतः वह चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। ठीक है, इसमें एक केस देखते हैं। ठीक है, कौन सी संपत्ति में? चल संपत्ति में एक केस देखते हैं। तो केस है अम परम शिवम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा विद्युत चोरी को संहिता की धारा 303 की उपधारा 2 के अंतर्गत चोरी का अपराध नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया भाई? विद्युत चल संपत्ति नहीं है। ठीक है, तथा इसे बेईमानी पूर्ण आशय से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हम परम शिवम जो थे, इनका मामला था यूनियन ऑफ इंडिया। तो केरल उच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि जो विद्युत जो है, यानी कि बिजली जो है, बिजली की जो चोरी होती है, ठीक है, विद्युत चोरी को संहिता की धारा 303 की उपधारा 2 के अंतर्गत चोरी का अपराध नहीं माना। ठीक है, चोरी का अपराध क्यों नहीं माना? क्योंकि वो चल संपत्ति नहीं है। ठीक है, और इसे बेईमानी पूर्ण आशय से हटाया नहीं जाता। ये लिखते हैं केस हम परम शिवम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई? यूनियन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में ये बात लिखी हुई है, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, के मामले में, इस मामले में क्या कहा था केरल न्यायालय ने? केरल उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा चोरी को संहिता की धारा 303 की उपधारा 2 के अंतर्गत चोरी के अंतर्गत विद्युत चोरी को बिजली चोरी को बिजली या विद्युत चोरी को चोरी का अपराध नहीं माना गया भाई। चोरी का अपराध नहीं माना गया। अब चोरी का अपराध क्यों नहीं माना गया? तो इसके पॉइंट थे, नंबर 1, चल संपत्ति नहीं है भाई। क्या बिजली जो है चल संपत्ति नहीं है? चल संपत्ति नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या था? इसे बेईमानी से पूर्ण आशय से हटाया नहीं जाता, हटाया नहीं जा सकता। इसलिए ये इस केस में क्या बोला न्यायालय ने कि ये चोरी का मामला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक उदाहरण और बताते हैं आपको
ए ब के मकान में जाकर उसकी अलमारी से एक अंगूठी लेकर आ जाता है। यहाँ यद्यपि ए ने ब के साथ ब से सीधे ही अंगूठी को नहीं लिया, पर फिर भी यहाँ आधिपत्य ब का ही माना जाएगा। ठीक है भाई। क्योंकि अलमारी से लेके आया है, अलमारी किसकी है? अलमारी ए की है, अलमारी ब की है, तो आधिपत्य किसका है? आधिपत्य यानी कब्जा किसका? कब्जा ही ब का ही है। ठीक है। अब एक विधिवेता हुए स्टीफन, स्टीफन के अनुसार कोई चल वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में कही जाएगी यदि वह उसके संबंध में स्वामी की तरह और अन्य व्यक्तियों को अलग रखते हुए सव्यवहार करने की शक्ति रखता है। स्टीफन कहते हैं कि कोई चल वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में कही जाएगी। कब कही जाएगी? यदि वह उसके संबंध में स्वामी की तरह और अन्य व्यक्तियों को अलग रखते हुए सव्यवहार करने की शक्ति रखे। ठीक है। इसमें अगला जो पॉइंट है चोरी में, उसको देखते हैं। तो दो हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गया बेईमानी पूर्ण आशय, और दूसरा हो गया कौन सा? ऐसी संपत्ति को चल संपत्ति होना आवश्यक है चोरी के लिए। अगर चल संपत्ति नहीं है तो चोरी नहीं माना जाएगा। ठीक है। सहमति का अभाव, पॉइंट नंबर 3, सहमति का अभाव। सहमति होना जरूरी है, अगर सहमति नहीं है तो वो क्या माना जाएगा? चोरी माना जाएगा। सहमति का अभाव, सहमति का अभाव होना जरूरी है, होना आवश्यक है। अगर सहमति का अभाव नहीं है तो चोरी नहीं माना जाएगा। आवश्यक है। ठीक है। चोरी में सहमति का अभाव होता है, अर्थात संपत्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना ली जानी चाहिए। ठीक है। जिसके कब्जे में वह हो, जिसके कब्जे में है, अगर उसकी सहमति नहीं ली जाती तो वह चोरी माना जाएगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहमति से किसी वस्तु को प्राप्त करता है तो वह चोरी का अपराध कारित नहीं होगा। ठीक है। भले ही चोरी के अन्य सारे तत्व उसमें विद्यमान हो। ठीक है। एक केस देखते हैं इसमें। ए ब को कुछ समय के लिए अपने कुछ आभूषण सौंपकर कहीं बाहर चला जाता है। ठीक है। कोई व्यक्ति है ए, वो ब को अपने आभूषण दे देता है कुछ टाइम के लिए और बोलता है कि मैं बाहर घूम के आ रहा हूँ। ठीक है। कहीं कुछ टाइम के लिए मैं जा रहा हूँ। अब आभूषण किसके पास आ गई? ब के पास। ठीक है। तो कुछ दिन का समय बीत जाता है। ठीक है। कुछ दिन का समय बीत जाता है तो ए वापस आता है और ब को वापस आकर अपने आभूषण मांगता है। तो ब बेईमानी पूर्ण आशय से उन्हें लौटाने से इनकार कर देता है। ठीक है। ब लौटाने के लिए इनकार कर देता है, तो इसे यहां पर चोरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ब ने स्वेच्छा से ए को आभूषण दिए थे। आभूषण प्राप्त किए थे भाई किससे? ऐसे ब ने, क्योंकि ए खुद दे के गया था ब को, तो ये चोरी तो नहीं होगा। अतः ब का बेईमानी पूर्ण आशय से आभूषण को नहीं लौटाना न्यास भंग है भाई। ठीक है। तो ये चोरी नहीं माना जाएगा। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है उस वस्तु का हटाया जाना या ले जाया जाना। नंबर 4, उस वस्तु का हटाया जाना
या ले जाया जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान, ले जाया जाना, ठीक है। चोरी का अंतिम एवं महत्वपूर्ण तत्व वस्तु को किसी स्थान से हटाया जाना या ले जाया जाना आवश्यक है, ठीक है। यही वह तत्व है जो अपराध को पूर्ण बनाता है, अर्थात जो ही किसी वस्तु को हटाया जाता है चोरी का अपराध पूरा हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि ए ब को मकान में, ए जो है वो ब के मकान में जाता है और उसकी दृष्टि एक घड़ी पर पड़ती है, ठीक है। यानी कि कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, वो महेश के घर में जाता है और महेश की जो रमेश की जो दृष्टि है उसकी कोई घड़ी रखी हुई है मकान में, उस पर पड़ती है, ठीक, जिसे वह बेईमानी पूर्ण आशय से ले जाने का विचार करता है। अब महेश ने सोचा इस घड़ी को तो ले जाना ही पड़ेगा, कैसे भी ले जाओ, बेईमानी पूर्ण आशय आ गया, विचार आ गया बेईमानी। यहाँ चोरी का अपराध कारित नहीं होता, अभी तक चोरी का अपराध कारित नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में विचार है, उसने किया तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मात्र आशय विचार प्राप्त होने से चोरी नहीं होता जब तक कि उस घड़ी को उस स्थान से हटाया नहीं जाएगा। अब वो घड़ी वहां पे पड़ी रहेगी, उसके मन में वो बैठा बैठा सोचता रहेगा कि इसको लेके जाना है और घड़ी को वो तो हाथ लगाता ही नहीं है, तो वो चोरी नहीं होगी। जैसे ही वो उस घड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान हटाता वो चोरी होगी, चाहे वो वहीं पे छुपा दो उसको, ठीक है। एक मामला बताते हैं आपको, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम विश्वनाथ तुकाराम उमाले और अन्य मामला। इस मामले में यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें यह धारण किया गया कि चोरी का अपराध गठित होने के लिए संपत्ति के कब्जे का अंतकरण, यानी कि संपत्ति के कब्जे का बदलना आवश्यक है, ठीक है। आइए लिखते हैं स्टेट ऑफ केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बनाम विश्वनाथ 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 तुकाराम उमाल्य के मामले में, ये मामला, ठीक है। तो इसमें जो है न्यायालय ने कहा था, ठीक है, कि चोरी का अपराध गठित होने के लिए संपत्ति के कब्जे का बदलना आवश्यक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जा जाना जरूरी है। चोरी का अपराध गठित होने के लिए संपत्ति का कब्जा कब्जे का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाना आवश्यक है भाई।
अगर कब्जा ही एक व्यक्ति के पास रह गया, यानी कि ऐसे मान लो कोई घड़ी धरी है और उसको बैठे बैठे देख रहा है कि इसको चुराना, इसको यहाँ से उठा के ले जाना, इसको उठा के ले जाना, तो वो जब तक चोरी नहीं होगी जब तक उसको वो उठा नहीं लेगी, यानी कि कब्जा उसका नहीं हो जाएगा। ठीक है। एक और केस के बारे में बताते हैं। गुलजार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में अभियुक्त द्वारा परिवादी की अटैची को बस से चुराया गया, जिसमें यह यात्रा कर रहा था। अटैची अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई तथा उसे परिवादी द्वारा पहचान भी लिया गया। इसे धारा 303 की धारा उपधारा 2 के अंतर्गत चोरी माना गया। ठीक है, क्योंकि उसके कब्जे से उसने एक व्यक्ति को, उसका कब्जा दूसरे व्यक्ति को मिला है, अटैची को। ठीक है। इस प्रकार चोरी का अपराध कारित होने के लिए उपयुक्त 5 तत्वों का पाया जाना आवश्यक है। किसी एक भी तत्व के अभाव में चोरी का अपराध कारित नहीं माना जाएगा। अगर सम्मति का अभाव होना नहीं है, सम्मति से कोई वस्तु दी है तो चोरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है। और ऐसी संपत्ति जो चल नहीं है तो वो चोरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चल संपत्ति का होना जरूरी है। ठीक है, उस वस्तु को हटाया जाना जरूरी है। अगर वस्तु वही है तो भी चोरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक मिनट, हाँ, आगे देखते हैं। आगे क्या कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है? सोचने वाली बात है। क्या कोई व्यक्ति अपनी वस्तु की चोरी कर सकता है? भारतीय न्याय संहिता में यह एक विलक्षित प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से अपनी ही संपत्ति को, किंतु उसको धोखा देकर उसे सदोष हानि पहुंचाने के आशय से प्राप्त कर लेता है, तो वह चोरी करता है कहा जाएगा। ठीक है। एक मिनट। ठीक है, क्या कोई व्यक्ति, पॉइंट लिखते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है भाई? हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकता है? ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से अपनी ही संपत्ति को, किंतु उसको धोखा देकर उसे सदोष हानि पहुंचाने के आशय से प्राप्त कर लेता है, तो वह चोरी करता है कहा जाएगा। उदाहरण देखते हैं कैसे। ए ने अपनी एक घड़ी मरम्मत हेतु ब नाम घड़ी साइज को दी। घड़ी मरम्मत हो जाने पर वह अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर लौटाने को तैयार है, यानी कि घड़ी साइज घड़ी देने को तैयार है किसको? ए को, क्योंकि घड़ी ठीक कर दी उसने। लेकिन क्यों? जो उसने परिश्रम किया है घड़ी ठीक करने के लिए, उसका वेतन लेगा। ठीक है, वो उसका पैसा दे देगा, घड़ी सुधारने का वो उसको घड़ी दे देगा। अब ए जो है परिश्रम नहीं देना चाहता। ठीक, वह बै से अपनी घड़ी बेईमानी पूर्ण आशय से ले लेता है।
यहाँ ए अपनी ही घड़ी के लिए चोरी करने का दोषी है। ठीक है, यानी कि ए ने अपनी घड़ी को क्या किया, ब की उपस्थिति में वहां से ले गया, क्योंकि ए परिश्रम पैसा नहीं देना चाहता कि इसको जो घड़ी चाहिए इसमें, इसलिए इसने क्या किया है, चोरी की है। किसने की है, ए ने की। ठीक। इसी प्रकार जहां कोई व्यक्ति अपने ही पशुओं को जो न्यायालय के आदेश के अधीन कुरख है, न्यायालय की अनुमति के बिना हटाता है तो वह चोरी करता है। यानी कि किसी ने लोन ले लिया ऐसे मान लो, ठीक है, और वो पैसे नहीं चुका रहा, लोन वाली कंपनी में उस कंपनी ने उसके ऊपर केस कर दिया। अब न्यायालय ने ऑर्डर पास कर दिया कि इसके पशु जो है उनको कुर्क कर दो, पशु बेच के जो लोन के है वो पैसे दे दो। अब व्यक्ति बहुत तेज है, व्यक्ति बिना कोर्ट के आदेश के, न्यायालय के आदेश के कुरख की हुई जो संपत्ति यानी उसके पशु हैं, न्यायालय की अनुमति के बिना हटा नहीं सकता। अगर हटा दिया तो क्या होगा, वो चोरी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये जो थे, ये थे कुछ आवश्यक बिंदु। अब चोरी के दंड के बारे में बात करते हैं कि अगर चोरी साबित हो जाती है तो क्या दंड दिए जा सकते हैं। चोरी के लिए दंड, आइए पॉइंट नंबर 1 भाई, प्रथम बार दोष सिद्धि की अवस्था में 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। अगर पहली बार चोरी की है और दोष सिद्धि हो गई है कि इसी ने चोरी की है, दोष सिद्धि हो गई है, दोष सिद्धि होने पर, दोष सिद्धि होने पर सजा कितनी होगी भाई, सजा 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष की अवधि का कारावास प्लस जुर्माना, दोनों हो सकते हैं भाई। जुर्माना भी, खाली कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। बात नंबर 2, अगर दूसरी समय दूसरी टाइम चोरी की है और तब दोष सिद्धि हो, दूसरी दोष सिद्धि के दौरान, दोष सिद्धि का मतलब दोष सिद्ध हो गया, किसी ने ये काम किया, दोष सिद्धि की दशा में क्या भाई, पॉइंट नंबर 1 का न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास। पॉइंट नंबर 1 है, या तो न्यूनतम 1 वर्ष का कठोर कारावास होगा, कठोर कारावास। फिर ख में क्या बताया, अधिकतम 5 वर्ष की सजा। दूसरी बताया क्या, तो भाई चोरी करता या चोरी का सिद्ध हो गया, 5 वर्ष। के कारावास। और ख जुर्माने से दंडित किया जाना, जुर्माने से दंडित।
ठीक है, दंडित किया जाए। ये है भाई पॉइंट। पहली बार अगर कोई चोरी करता था किया जाता है या दोषी हो जाता है तो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। फिर दूसरे टाइम में अगर चोरी करते दोषी हो गया, जिन्हें चोरी की उसके ऊपर दोषी हो गया, किसी ने चोरी की है, तो न्यूनतम तो 1 वर्ष का कठोर कारावास, शब्दों का खेल है कठोर कारावास, और कठोर कारावास भी हो सकता है, या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि का कारावास, या जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 भाई। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, अगला पेज ले लेते हैं, और है सजा पॉइंट नंबर 3। यदि दोष सिद्धि प्रथम बार है, यदि दोष सिद्धि क्या भाई प्रथम बार है, प्रथम बार है, फिर है पॉइंट संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है, संपत्ति का मूल्य, जो संपत्ति चुराई है वो 5,000 रुपये से कम कीमत की है, रुपये से कम है, तथा दोष सिद्धि व्यक्ति, दोष सिद्धि व्यक्ति दोबारा संपत्ति वापस दे दी जाती है, संपत्ति को वापस कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तब क्या होगा भाई, एक और सजा है जिसको बोलते हैं सामुदायिक, सामुदायिक सेवा, बिना किसी वेतन से के सेवा, सेवा के दंड की व्यवस्था, ये सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति प्रथम बार चोरी करते दोषित हो जाता है और जो वस्तु चुराई है उस वस्तु की कीमत 5,000 रुपये से कम है, ठीक है, तो दोषित 5,000 रुपये से कम है, और जिस व्यक्ति ने वो वस्तु चुराई है वो अगर उस वस्तु को वापस कर देता है, ठीक है, संपत्ति को वापस कर देता है, तो उसको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। सामुदायिक सेवा वो होती है जो बिना वेतन की सेवा समाज में की जाती है, ठीक है, उसको कोर्ट कुछ भी बोल सकता है, कोर्ट ये बोल सकता है भाई 500 पेड़ लगाए जाए, यही तुम्हारी सजा है, या प्रतिदिन क्या है वो सफाई अभियान चलाया जाए, यही तुम्हारी सजा है, ठीक है। तो ये जो है सजा के अलग अलग प्रावधान है, ठीक है, ये ठीक है। पहली बार अगर कोई चोरी करता व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी वर्ष अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है चोरी करते हुए दोषी हो जाता है तो न्यूनतम 1 वर्ष का कठोर कारावास, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो थी आज हमने धारा 303 देखी भाई, धारा 303, ठीक है।
तो आगे की जो है हम धारा 304 झपट मारी, ठीक है। उसको अगली जो कक्षा है, अगली जो क्लास जो है उसमें देखेंगे, सॉरी कक्षा बोल गया, अगली जो क्लास है उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।